हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और ये है वीकली करंट अफेयर्स सेकेंड वीक मार्च 2025 का पूरे सप्ताह का करंट अफेयर्स एक ही जगह आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन कि क्वार्टरली मैराथन वीडियो आ रहा है, यानी जनवरी से लेकर मार्च 2025 का। ये कब आएगा? लाइव होगा 4 अप्रैल की सुबह 10 बजे। तो मैं लाइव रहूँगा और आपको भी लाइव रहना है। ओके, इसमें इस साल के अब तक के 600 से ज़्यादा MCQ को हम लोग रिवाइज करेंगे, एक बार देखेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है ये। तो शुरू करते हैं सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स। और सबसे पहले राजनीतिक केंद्र जो फैसले से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। और पहला क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने बजट डॉक्यूमेंट में रुपए का सिंबल बदल दिया है? ये वाला सिंबल अब ये कर दिया बजट डॉक्यूमेंट में। आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। ठीक है, तो ये जो रुपए का सिंबल है अब इसको ऐसा कर दिया गया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने ये काम किया है बजट डॉक्यूमेंट में। दरअसल क्या है ना, तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो नई शिक्षा नीति है उसमें एक ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी, उसको लेकर विवाद चल रहा है। इसमें हिंदी अंग्रेजी के अलावा एक स्थानीय भाषा को शामिल किया गया है, लेकिन तमिलनाडु सरकार हिंदी के खिलाफ है और उसी की बात से विरोध में ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन है और इसको चेंज करने की कोशिश की है उन्होंने। ठीक है, और तमिलनाडु कहाँ है? ये मैप में ये रहा तमिलनाडु। ओके, अच्छा, इसका डिज़ाइन किसने किया था? क्योंकि ये भी चर्चा में अब है, क्वेश्चन हो सकता है। रुपए के सिंबल का डिज़ाइन किसने किया था? उनका नाम क्या है? उनका नाम है थिरु उदय कुमार। आगे बढ़ते हैं और अब नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी CGDA का कार्यभार किसने संभाला है? आंसर का मयंक शर्मा। 1 मार्च को उन्होंने इसको पदभार संभाल लिया। वो भारतीय लेखा सेवा रक्षा लेखा सेवा के अधिकारी हैं, 1989 बैच का। इस पद का नाम, इस मतलब काम क्या होता है? CGDA का तो पूरा नाम है कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। मतलब डिफेंस से रिलेटेड जितने भी अकाउंट है ना, उस पर नज़र रखना, उस पर नज़र बनाए रखना ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, ये है पूरा काम। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश की पहली महिला विधि सचिव का नाम बताएं। पहली लॉ सेक्रेटरी कौन बन गई है देश की? आंसर होगा अंजू राठी राणा। ठीक है, तो 6 मार्च को उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया और ये वो भारतीय विधि सेवा अधिकारी हैं। ठीक है, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, जैसे इंडियन पुलिस सर्विस होता है, उसी तरह से ये इंडियन लॉ सर्विस से उसी की अधिकारी थे। आगे बढ़ते हैं और अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। मार्च 2025 में रोशनी नादर मल्होत्रा वो भारत की सबसे अमीर महिला बन गई। तो किस कंपनी की चेयरपर्सन है? आंसर होगा HCL टेक्नोलॉजीज। ठीक है, और उनके बारे में बताऊं, वो शिव नाडर का नाम सुना होगा ना आपने, सबसे ज़्यादा दान देने वाले व्यक्ति, तो उन्हीं की बेटी हैं वो। ठीक है, तो और शिव नाडर ने क्या किया? HCL कॉरपोरेशन से संबंधित करीब 47% जो हिस्सेदारी है अपनी बेटी को दे दी। बेटी कौन है? आगे फोटोग्राफ दिखाता हूँ, ये है बेटी। ठीक है, तो अब ये सबसे अमीर जो है ना महिला बन गई है भारत की। ठीक है, और क्या नाम है? रोशनी नाडर। आगे बढ़ते हैं और डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। भारत ने T-72 टैंकों के 100 HP इंजन खरीद के लिए किस देश के साथ $248 मिलियन के समझौते पर सिग्नेचर किया है? आंसर है रूस। रशिया के साथ ये एक एग्रीमेंट हुआ है। रूस की एक कंपनी है, उसका नाम है, डिफेंस कंपनी है, उसका नाम है रोसोबोरोन एक्सपोर्ट। तो उसी के साथ ये डील साइन हुई और ये इंजन मिलेगा। और ये इंजन जो है ना, उसके ज़रिए ये जो अपना टैंक है वो और मजबूत होगा। ठीक है, पूरी तरह से इंजन को असेंबल भारत में ही किया जाएगा। और इसकी खासियत T-72 टैंक की देखिए, 41,000 किलोग्राम का है, 3 जवान बैठ सकते हैं और इसकी जो अधिकतम गति है सड़कों पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा और कच्चे रास्ते पर 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे इवेंट यानी आयोजन, घटना, दुर्घटना, उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन। प्रश्न होगा, दुनिया भर के कई जासूसी संगठनों के प्रमुखों का सम्मेलन भारत में हुआ मार्च 2025 में, तो कहाँ पर आयोजित किया गया? आंसर होगा दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में यह आयोजन किया गया था 2025 की कॉन्फ्रेंस
जो है वो ऐसे समय में हुई है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो हैं उनकी नीतियों के कारण दुनिया भर में अनिश्चितता का वातावरण है, और उसके बीच में ये सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, अदा करता है। और ये जो सम्मेलन है उसका नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्लोबल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी चीफ, और इसका आयोजन कब हुआ? 16 मार्च को हुआ, चौथा संस्करण था। किसने आयोजित किया? तो भारत की जो विदेश में काम करने वाली खुफिया एजेंसी है, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ, RNAW, और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर ये किया है, मेजबानी की है। ओके, तो महत्वपूर्ण बात रही है। NSA अपने कौन है? अजित डोभाल है। और रॉ के प्रमुख कौन है? तो वो रवि सिन्हा है। IB के चीफ कौन है? तो तपन डेका है। तो इन सब ने मिलकर ये आयोजन किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट ही। इसमें अमेरिका के जो खुफिया डायरेक्टर कहिए उनको, वो भी यहाँ पर शामिल थी। इसके अलावा जो 5 आइज़ है उसके भी जो खुफिया चीफ्स थे वो सब यहाँ पर पहुँचे थे, ठीक है। डिटेल मैंने PDF में दे दिया है, आप PDF ले सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है या कोई कोर्स परचेज किया हुआ है उनको ये मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे। पहली बार ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा? हाँ, चलिए क्वेश्चन होगा रायसीना डायलॉग क्या है, जिसके 10वें संस्करण का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया मार्च 2025 में। आंसर होगा इसका भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर वार्षिक सम्मेलन है, ठीक है। यानी जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमी जो है ना, उस पर ये एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है। और उद्देश्य यही होता है कि दुनिया में जो आने वाले तमाम जो चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं उसको समाधान कैसे किया जाए, इस पर बातचीत होती है। दुनिया भर के राजनीतिक और व्यावसायिक, इसके अलावा मीडिया, नागरिक समाज, ये सब पार्टिसिपेट करता है। और इसका आयोजन जो है ना वो दिल्ली स्थित थिंक टैंक है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और भारतीय विदेश मंत्रालय दोनों के सहयोग से ये होता है, ठीक है। तो ये है, पहले संस्करण कब हुआ था? 2016 में हुआ था। 2025 का संस्करण ये 10वां संस्करण है। उद्घाटन 17 मार्च को हुआ। 17 से 19 मार्च तक ये आयोजन किया गया। 3 दिवसीय था और इस बार की थीम क्या थी? कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह। ये इम्पॉर्टेंट बात रही। और कुछ विषयगत स्तंभ बनाए गए थे, तय किए गए थे, और ये हैं 6 विषयगत स्तंभ। इस राजनीति में बाधा, बदलती रेत, बढ़ती लहरें, ये जो है ना एक तरह से फ्रेज कह लीजिए, जो दुनिया भर में जो पॉलिटिक्स जो है वो उतार चढ़ाव किस तरीके से हो रहा है। ग्रीन ट्रिलेमा, ये डिजिटल ग्रह, उग्रवाद को लेकर नई योजनाओं के साथ विकास कैसे किया जाए, शांति में निवेश कैसे किया जाए, तो इन सब चीज़ों पर चर्चा यहाँ पर हुई थी। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। प्रश्न यहाँ पर होगा कि रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2025 में चीफ गेस्ट के रूप में किसने हिस्सा लिया? आंसर होगा क्रिस्टोफर लक्सन। क्या नाम है इनका? क्रिस्टोफर लक्सन। तो इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ओके, न्यूजीलैंड के ये प्राइम मिनिस्टर हैं। ओके, न्यूजीलैंड एक बार ले चलते हैं मैप के जरिए। ये अपना प्यारा भारत है। और न्यूजीलैंड कहाँ पर है? तो दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक द्वीपीय देश है। जैसे आप चलेंगे इस तरफ तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसी के आगे यहाँ पर ये रहा न्यूजीलैंड, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि चीफ गेस्ट थे क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है। और मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और पसंद आ रहा हो लाइक बटन दबाइएगा। अब बात करेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर होगा मुंबई इंडियंस, उसने जीत लिया है। और 3 साल में दूसरी बार मुंबई इंडियंस ने यह खिताब जीता है, ठीक है। इस टीम ने जो है वो दिल्ली कैपिटल को हराकर 8 रन से हराया और ये खिताब जीत लिया है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण जो अवार्ड मिले वो भी देख लेते हैं। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है हरमनप्रीत कौर को, मुंबई इंडियंस की है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है नेटली साइबर को, साइबर ब्रंट, वो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रही थी। ऑरेंज कैप का जो अवार्ड मिला है साइबर ब्रंट, मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी हैं। और पर्पल कैप का अवार्ड मिला है किसे? अमेलिया केर को, वो मुंबई इंडियंस से हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध खिलाड़ी शरद कमल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है? आंसर होगा टेबल टेनिस। इससे उन्होंने कहा कि अब उनका जो आखिरी गेम है वो नेहरू इंडोर स्टेडियम चेन्नई में है, वहाँ 25 से 30 मार्च तक रहा, ठीक है। 2 दशकों तक उन्होंने खेला। पूरा नाम अचंता शरद कमल है।
टेबल टेनिस के खिलाड़ी के तौर पर वो खेल रत्न उन्होंने प्राप्त किया था, और ऐसे पहले टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जिनको खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया? तो आंसर होगा राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, पहले महासंघ नाम था, महासंघ हटा दिया, सीधे राष्ट्रमंडल खेल या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स ही उसको कहा जाएगा। ठीक है, महासंघ को जो संगठन है उसका ही नाम बदल दिया गया। तो मार्च में ये नाम बदलने का फैसला हुआ है। अगला क्वेश्चन, फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? आंसर होगा न्यू दिल्ली में ये आयोजन होगा, और इस खेल में जो है दुनिया के 206 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। और ये कब होगा? दिल्ली में इस साल के अंत तक हो सकता है हो जाए, दिसंबर में ये उम्मीद है कि आयोजन किया जा सकता है। ठीक है, अंत में मतलब नवंबर दिसंबर के आसपास की बात है, भारत मंडपम में इसको आयोजन किया जाएगा। ओके, तो महत्वपूर्ण बात रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत ने किसे हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम किया है? आंसर होगा न्यूजीलैंड को। 9 मार्च को रोहित शर्मा की कप्तानी में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है भारत ने। ठीक है, फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया भारत ने। तीसरी बार है जब आईसीसी ट्रॉफी भारत ने जीती है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसे मिला? आंसर होगा रोहित शर्मा को ये खिताब दिया गया है। ठीक है, शानदार उन्होंने भूमिका निभाई थी उसके लिए। और कुछ और चीज़ें देख लीजिए, ये कहाँ पर फाइनल आयोजन हुआ? दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम में, और 19 मार्च से 9 मार्च तक ये आयोजन चला था। ठीक है, और इसमें हम अगर देखेंगे कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसे मिला? तो रचिन रविंद्रन को मिला है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं और अब अवार्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन हुआ, किस द्वीपीय देश ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन ये अवार्ड दिया? बहुत लंबा नाम है इस अवार्ड का। आंसर क्या होगा? मॉरिशस। मॉरिशस ने ये सम्मान दिया। मॉरिशस की यात्रा पर थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और उनको ये मॉरिशस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है धर्म गोखुल, तो उन्होंने ये अवार्ड दिया है। ओके, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में पहुंचे थे, चीफ गेस्ट के तौर पर वो शामिल हुए थे। ठीक है, मॉरिशस कहाँ है? हिंद महासागर क्षेत्र में एक देश है। अगला क्वेश्चन लेंगे, बारबाडोस सरकार ने किस भारतीय को ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड मार्च 2025 में दिया? आंसर का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया है। नरेंद्र मोदी की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से ये सम्मान प्राप्त किया विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा ने। ठीक है, 6 मार्च को ये अवार्ड मिला है। किसने दिया ये अवार्ड? तो बारबाडोस की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या नाम है? मिया अमोर मोटले, तो उन्होंने ये अवार्ड दिया। ठीक है, बारबाडोस के बारे में देख लेते हैं, एक बार मैप के जरिए भी चलते हैं। ये रहा अपना प्यारा भारत। बारबाडोस जो है ना अटलांटिक महासागर में स्थित एक देश है, तो वहाँ भी अब बारबाडोस की ओर चलते हैं एक बार। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है ना वेस्ट इंडीज़ के लेसर एंटिलीज़ का ये हिस्सा है। वेस्ट इंडीज़ एक कंट्री नहीं है बल्कि कई सारे देशों का एक ग्रुप है। वेस्ट इंडीज़ जो क्रिकेट टीम जो है ना वो भी कई सारे देशों का मिलजुल कर एक टीम बनी हुई है वेस्ट इंडीज़ नाम से। तो उसी में एक देश है वहीं पर जो ये बारबाडोस, तो ये कैरेबियन सागर से सटा हुआ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसको कैरेबियन क्षेत्र का ही हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो ये देश है, इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर है ब्रिज टाउन है, और प्राइम मिनिस्टर ने ये अवार्ड दिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी यानी आईफा अवार्ड्स समारोह में किस मूवी ने बेस्ट मूवी सहित सबसे ज़्यादा 10 अवार्ड जीत लिए हैं? आंसर होगा लापता लेडीज़। क्या नाम है? लापता लेडीज़। ये इस फिल्म ने ये खिताब जीत लिया है। 10 मार्च को समारोह आयोजित किया गया। ओके, ये राजस्थान में आयोजित किया गया था, और किरण राव की जो फिल्म है सोशल ड्रामा फिल्म, तो उसी ने ये अवार्ड जीत लिया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे लापता लेडीज़ को अवार्ड मिले हैं। बेस्ट डायरेक्शन का भी अवार्ड मिला, मुख्य भूमिका में प्रदर्शन का अवार्ड मिला,
सर्वश्रेष्ठ कहानी का, डेब्यू सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ गीत, पटकथा, संपादन, ये सारे अवार्ड इसको मिले हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी यानी आईफा अवार्ड्स में बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ लीडिंग रोल मेल की ट्रॉफी किसने जीती है? आंसर कार्तिक आर्यन। और ये जो अवार्ड मिला उनको, ये भूल भुलैया 3 में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ओके, और इसके अलावा ये भी अवार्ड अलग अलग फिल्मों को, एक्टर्स को ये दिए गए हैं और उससे जुड़े हुए लोगों को। जैसे बेस्ट नेगेटिव रोल के लिए किसको अवार्ड दिया गया, इसमें विलेन का, तो राघव जुएल किल फिल्म के लिए, और भी दूसरे, ये सब इम्पोर्टेंट आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC को किस रत्न का दर्जा दिया है? तो आंसर होगा नवरत्न का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है और 3 मार्च को ये मंजूरी दी गई है IRCTC को। और इसके ज़रिए क्या होगा कि IRCTC जो है ना वो उसके पास बहुत सारे फैसले खुद ही लेने का अधिकार मिल जाएगा। उसके लिए उसको केंद्र सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन एक और है, केंद्र सरकार ने इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी IRFC को किस रत्न का दर्जा दिया है? इसे भी नवरत्न का दर्जा दिया गया है, 3 मार्च को दिया गया है। ठीक है, तो भारत में जो नवरत्न कंपनियां हैं ना, उसकी पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दी है और ये सब देख सकते हैं। मैंने PDF में भी दे दिया है। टोटल जो नवरत्न कंपनी हो गई है वो हो गई है 26। ओके, और अगर सवाल हो कि महारत्न कंपनी कौन कौन सी है, तो वो ये सारी है, 14 महारत्न कंपनियां हैं अभी तक, जब तक कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक जो है वो है इंडेक्स यानी सूचकांक से रिलेटेड। ठीक है, और हाँ, इसका PDF अवेलेबल है तो शार्प लर्निंग ऐप पर। जिन लोगों ने करंट अफेयर्स का मेंबरशिप लिया हुआ है शानदार तैयारी के लिए करंट अफेयर्स की, वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जिन लोगों ने कोई कोर्स परचेज किया हुआ है तो वहाँ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है। एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है जो तमाम इन सब एग्जामिनेशन के लिए है। दूसरा है बेसिक मेंबरशिप प्लान जो कि SSC, टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब के लेवल का है, जो आपके काम आ सकता है। और इसके ज़रिए क्या मिलता है, पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाते हैं, अगले 1 साल तक अपडेट मिलता है, वीडियो, टेस्ट, PDF, ये सब कुछ मिलता है। टेस्ट दे सकते हैं आप, PDF ले सकते हैं आप, और PDF कई तरीके के होते हैं और टेस्ट भी 1 लाइनर, मतलब PDF जो होते हैं वो 1 लाइनर MCQ नोट्स होते हैं। और इसके अलावा टेस्ट और PDF वीडियो ये सारे जो है ना वो वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली भी होते हैं। वीडियो का लिंक भी होते हैं ताकि अगर आप किसी चीज़ को ढंग से समझना चाहते हैं तो वो लिंक करके ओपन करके वीडियो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण बात है। ओके, तो देख सकते हैं आप, शार्प लर्निंग ऐप है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप गूगल प्ले पर जाइए, वहाँ पर शार्प लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एक और बात, कुछ और बैचेज चल रहे हैं, जैसे 71 BPSC का फाउंडेशन 4 बैच चल रहा है, ज्वाइन करना चाहें तो ले सकते हैं। GS की तैयारी शानदार कराई जा रही है। दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है, बहुत मामूली सा प्राइस है इसका। बिहार सिपाही भर्ती के बैच स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत कम प्राइसेस में ये कोर्सेज चल रहे हैं। रेलवे ग्रुप D के लिए ये प्राइसेस ये हैं इतने में मात्र। और आपको बताऊं कि राजस्थान का जो 4th क्लास का जो वैकेंसी आई है उसके लिए भी हम लोग बैच लॉन्च कर रहे हैं। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक बैच आ गया हो शार्प लर्निंग ऐप पर। तो बहुत लोगों की डिमांड थी, यूपी पुलिस का भी बैच आने वाला है। तो इंडेक्स और सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, भारत के किस एयरपोर्ट को एशिया प्रशांत क्षेत्र यानी एशिया पैसिफिक का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया? आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी IGI। ठीक है, तो 7वीं बार एशिया प्रशांत क्षेत्र का बेस्ट ये एयरपोर्ट चुन लिया गया है। अगला क्वेश्चन होगा, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है? आंसर होगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT। ठीक है, तो टॉप 10 यूनिवर्सिटी की दुनिया की ये सब पूरी लिस्ट है। QS जो रैंकिंग है काफ़ी प्रतिष्ठित है। नंबर 1 है MIT, सेकंड पे है इंपीरियल कॉलेज लंदन, थर्ड पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, फोर्थ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, फिफ्थ पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, सिक्स पे स्टैनफोर्ड, सेवन्थ पे ETH ज्यूरिक है, एट्थ पर नेशनल
यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, 9th स्थान है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और 10th है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलकट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के किस संस्थान को सबसे बेहतर रैंक मिला है? आंसर का आईआईटी बॉम्बे, और उसकी रैंकिंग क्या है? 118 रैंक है, ठीक है, 118 रैंक है, ओके। और भारत में नंबर 1 इसने स्थान प्राप्त किया। पिछली बार इसकी जो रैंकिंग थी वो 149 थी, इस बार 118 है, बेहतर स्थिति सुधारी है, मतलब बेहतर किया काम। अगला क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के इंजीनियरिंग, खनिज और खनन कैटेगरी में किस भारतीय संस्थान ने विश्व स्तर पर 20वां स्थान प्राप्त किया है, जिससे ये देश का सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाला विषय क्षेत्र बन गया है। ये खास बात है, एक कैटेगरी है, केवल इंजीनियरिंग नहीं है, इंजीनियरिंग की भी एक कैटेगरी है, खनिज और खनन। उस कैटेगरी में कौन है? आंसर होगा आईआईटी धनबाद। ये इसको इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में टॉप 200 की लिस्ट में भारत के कौन से इंस्टीट्यूट्स शामिल हैं? तो आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे का स्थान है 118 और आईआईटी दिल्ली का स्थान है 150। ये रैंकिंग देखी गई है। और भारत के जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट हैं, वो सब कौन कौन है? नंबर 1 है आईआईटी बॉम्बे, जो कि दुनिया में स्थान है 118। सेकंड स्थान पर आईआईटी दिल्ली है, जिसका वर्ल्ड में स्थान है 150। तीसरा आईआईएससी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, और दुनिया में स्थान है 211। चौथे स्थान पर आईआईटी खड़गपुर, दुनिया में स्थान है 222। पाँचवें स्थान पर आईआईटी मद्रास है और दुनिया में स्थान है 227। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और क्वेश्चन यहाँ पर होगा, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी जीटीआई 2025 की रिपोर्ट में आतंकवाद के मामले में कौन सा देश टॉप पर है, यानी वो जूझ रहा है आतंकवाद से? आंसर का इसका बुर्किना फासो, अफ्रीकी देश है बुर्किना फासो। और ये रिपोर्ट जो आई है उसका नाम है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025। इसी रिपोर्ट में ये बताया गया है और इसको बनाया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। आतंकवाद से पीड़ित देशों की अगर लिस्ट देखेंगे तो ये रहा टॉप 10 की, ठीक है। सबसे ज़्यादा बुर्किना फासो है, उसके बाद पाकिस्तान है, फिर सीरिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सोमालिया, इज़राइल, अफ़गानिस्तान, फिर कैमरून है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब निधन से रिलेटेड महत्वपूर्ण लोगों की जो निधन हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। प्रश्न होगा, किस भाषा के प्रख्यात कवि रमाकांत रथ का निधन हो गया 16 मार्च 2025 को? आंसर को ओडिया, ओडिया भाषा के ये प्रख्यात कवि थे। तो 16 मार्च को निधन हुआ भुवनेश्वर में, 90 साल के थे, पूर्व नौकरशाह थे। अगला क्वेश्चन, पूर्व क्रिकेटर और ऑलराउंडर सैयद आबिद अली का निधन हो गया, तो किस देश के लिए खेलते थे? आंसर का भारत के लिए खेलते थे, ऑलराउंडर थे, 83 ईयर के थे वो, और भारत के लिए उन्होंने 29 टेस्ट मैच खेले थे। अब एनवायरनमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे और प्रश्न होगा यहाँ पर, जल संसाधन पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट जो कि मार्च 2025 में दी है, तो उसमें किस नदी के बारे में कहा कि दिल्ली में इसका अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका यमुना, ठीक है। अंग्रेजी में इसको कहा गया है वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट, ठीक है। तो संसद की किस समिति ने ये रिपोर्ट दी है? तो जल संसाधन पर संसदीय स्थायी समिति ने, और इस रिपोर्ट का नाम क्या है? दिल्ली तक ऊपरी यमुना नदी सफाई परियोजना की समीक्षा और दिल्ली में नदी तल प्रबंधन, ठीक है। तो उसी पर इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो यमुना रिवर है, जो यहाँ यमुनोत्री से निकल रही है, वो जब दिल्ली में पहुँच रही है ना, तो दिल्ली में उसकी हालत एकदम इतनी ख़राब है कि वहाँ उसमें जो घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा है वो वस्तुतः अस्तित्वहीन है। 12 महीने में से 9 महीने तक वजीराबाद बैराज के नीचे लगभग शून्य पर्यावरणीय प्रवाह होता है, ठीक है। और पानी की कमी है, स्वच्छ पानी की कमी है। मतलब इसमें क्या है, ये एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से इसमें पानी मतलब गंदगी जो है ना वो डाल दिया जाता है, और स्वच्छ पानी है ही नहीं। स्वच्छ पानी जो भी आ रहा होता है हरियाणा से, पहले हरियाणा से जो भेजा जाता है वो सब पीने के काम में आ जाता है, और पूरी की पूरी यमुना दिल्ली के वासी पी जाते हैं या फिर नहा लेते हैं या उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात रही। अगला क्वेश्चन लेंगे,
वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड एक सुदूर अंटार्कटिक द्वीप के पास मार्च 2025 में फंस गया। तो इसका नाम क्या है? आंसर का A23A। क्या नाम है? A23A। ये हिमखंड है, ओके, यानी आइसबर्ग कहिए। तो वो क्या है कि फंस गया है वहाँ से, जो दक्षिणी ध्रुव है यानी अंटार्कटिका है, वहाँ से निकलकर और ये इस तरफ पहुँच गया है साउथ जॉर्जिया की ओर। ठीक है, बर्फ़ के विशाल टुकड़े होते हैं जो कि ग्लेशियर में घूमते रहते हैं, और ये जो है ना इस तरफ आ गया है। ठीक है, तो ये साउथ जॉर्जिया जो है ना वो कहाँ पर है स्थित? एक बार हम मैप के ज़रिए भी चलते हैं। अपना प्यारा भारत है, और अब चलते हैं कहाँ? अंटार्कटिका की ओर। तो ये दक्षिणी ध्रुव है और ये अंटार्कटिका है। तो यहीं पर एक है साउथ जॉर्जिया, एक जॉर्जिया वो वाला नहीं, यहाँ पर एक देखेंगे इस तरफ। ठीक है, ये यहाँ पर आ गए आप, ये वाला साउथ जॉर्जिया है। इसको अगर दूसरे ढंग से देखेंगे ना, यहाँ से चलेंगे तो जो दक्षिणी अमेरिका है ना उसी के, और इस तरफ यहाँ पर साउथ जॉर्जिया एंड साउथ ये आइलैंड है। तो यहीं पर इस जगह पर आकर वो फंस गया है, यहाँ पर फंस गया है। ऐसे में खतरा है क्योंकि इसमें बहुत सारे जीव भी हैं जो कि जिनको नुकसान हो सकता है। पेंगुइन वगैरह भी इस विशाल हिमखंड में स्थित हैं अभी। चलें आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस राज्य के माधव टाइगर रिजर्व को देश का 58वां रिजर्व घोषित किया गया है? आंसर होगा मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान ये शिवपुरी ज़िले में स्थित है, और इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 1958 में, लेकिन अब ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व हो गया है। ठीक है, तो देश में जो एमपी के अगर 9 टाइगर रिजर्व देखेंगे तो ये है कान्हा, फिर पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, ओके, और क्या है, पन्ना है, इसके अलावा नौरादेही है, संजय दुबरी, रानी पाता, माधव टाइगर रिजर्व हो गया। ठीक है, और इस तरह से अब देश भर में 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। तो उसकी पूरी लिस्ट भी मैंने यहाँ पर दे दी है, तो आप देख सकते हैं। मैंने पीडीएफ में भी दे दिया है। ठीक है, शार्प लर्निंग ऐप में जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है उनको ये मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित शहर है? आंसर होगा बर्निहाट, मेघालय में एक ये जगह है। रिपोर्ट का क्या नाम है? रिपोर्ट का नाम है 2024 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, और इसी में ये कहा गया है। ठीक है, और इसमें दुनिया के जो टॉप 20 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं उसकी लिस्ट भी दी गई है, लेकिन उनमें 13 भारतीय शहर हैं। 13 भारतीय शहर हैं। एक तो बर्निहाट हो गया, दिल्ली हो गया, इसके अलावा न्यू दिल्ली भी है। ठीक है, तीसरा, फिर मल्लापुर पंजाब का, फरीदाबाद, लोनी, गुरुग्राम, गंगानगर, ग्रेटर नोएडा, भिवाड़ी, मुजफ्फरनगर, हनुमानगढ़ और नोएडा, ये जो है ना ये सब है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात रही। और अगर हम देखेंगे कि अगर पूरे देश में जो ख़राब स्थिति है, पॉल्यूशन की स्थिति है, उसमें सबसे ज़्यादा पूरे देश के लेवल पर नंबर 1 चाड है, सेकंड पे बांग्लादेश है, थर्ड पे पाकिस्तान है, फोर्थ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, फिफ्थ पे इंडिया है। तो इंडिया भी अच्छी स्थिति पोजीशन पे नहीं है। और दुनिया का सबसे जो प्रदूषित शहर है वो बर्निहाट है, भारत का, मेघालय का। अगला क्वेश्चन, IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित राजधानी शहर कौन सी? आंसर है न्यू दिल्ली। दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी शहर की बात हो गया। ठीक है, दुनिया के तमाम जो देश हैं उनमें से जो राजधानियों की बात होगी उसमें हम देख रहे हैं। और इसको देखिए आप, नंबर 1 न्यू दिल्ली है, सेकंड पर फिर चाड की राजधानी है, फिर तीसरे पर ढाका है, बांग्लादेश की राजधानी, फिर किशनशासा, तो वो ये है DR कॉन्गो का, फिर इस्लामाबाद है पाकिस्तान का। तो ये सब बहुत ही खतरनाक स्थिति है, बहुत ही पोल्यूशन भयानक है। अगला क्वेश्चन लेंगे, केंद्र सरकार की रिपोर्ट पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ रिवर डॉल्फिन्स इन इंडिया 2024 के अनुसार भारतीय नदियों में कितनी डॉल्फिन है? कितनी है? आंसर होगा 6327। ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं मेरे बगल में, ये वाली रिपोर्ट जो है ना, रिवर डॉल्फिन इन इंडिया,
डॉल्फिन क्या है? एक समुद्री स्तनपायी जीव है जो कि पानी में रहती है, और ये पहली बार ऐसा सर्वेक्षण किया गया है इस, ठीक है। और रिपोर्ट का क्या नाम है? पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ रिवर डॉल्फिन इन इंडिया 2024। किसने जारी किया है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जारी किया। संख्या पता लगाने के लिए 2021 से 2023 तक सर्वेक्षण किए गए, फिर उसके बाद ये पता चला कि इतने जो हैं वो हैं, ठीक है। किन नदी घाटियों और सहायक नदियों का सर्वेक्षण हुआ है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों का उसके बड़े हिस्से में, इसके अलावा ब्यास नदी जो पंजाब की में है, तो उस क्षेत्र में ये देखा गया है, यहाँ पर चेक किया गया और ये सर्वेक्षण में आया। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेंगे। रिपोर्ट पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ रिवर डॉल्फिन इन इंडिया 2024 के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं 2397, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे बिहार में है 2220, झारखंड में 164 है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिलाकर ये 95 है, वेस्ट बंगाल में 815, असम में 635 और पंजाब में 3 या उससे भी ज़्यादा या कम हो सकते हैं, स्टार दिया हुआ, ठीक है। तो ये डेटा आपको याद रखना है क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, और डॉल्फिन से रिलेटेड बिहार में क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर के बारे में पूछा गया था बीपीएससी में और वहाँ के टीचर एग्जामिनेशंस में कि कहाँ पर खुला है, तो पटना में है वो, ठीक है, देश का एकमात्र। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में गुजरात के जामनगर में पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वन तारा का उद्घाटन किसने किया? आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री ने किया है। वन तारा क्या है? रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस फाउंडेशन ने मिलकर ये एक रेस्क्यू जो है ना केंद्र खोला है, और उसमें दुनिया भर से जीव लाए गए हैं वहाँ पर, ठीक है। हालांकि पर्यावरणविद इस पर आपत्ति भी जता रहे हैं। खैर चलें आगे बढ़ते हैं। और योजना जो राज्य है और केंद्र है उन सब की योजना से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का फैसला किया? आंसर होगा समृद्धि योजना, ठीक है, समृद्धि योजना के तहत। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को ये योजना शुरू की गई वहाँ पर दिल्ली सरकार की ओर से। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में देखते हैं, बताइए आप कितने लोग बताते हैं। अभी हाल ही में बनी है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, नाम आपको बताना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य ने महिलाओं के लिए ऑपरेशन हिफाजत शुरू किया? आंसर होगा पंजाब। पंजाब सरकार ने ये काम किया है। अब विदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे, और पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबाइएगा। क्वेश्चन होगा यहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए ने इनमें से किसे आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा घोषित किया? आंसर होगा अंग्रेजी को, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उन्होंने ये घोषणा की है, अंग्रेजी अब आधिकारिक भाषा होगी। पहले बहुत सारी भाषाएं वहाँ चलती थी। अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर के किस द्वीपीय देश के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए? मैंने पहले ही बताया था जो अवार्ड मिला था, तो आंसर होगा मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस। एक बार मैप के जरिए चलते हैं, मॉरिशस को देखते हैं। ये प्यारा भारत है, और अब हिंद महासागर में अफ्रीका के पास के देश देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला मेडागास्कर के नज़दीक ही ये है मॉरिशस। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस है। राष्ट्रपति यहाँ के धर्म गोकुल हैं। प्राइम मिनिस्टर नवीन राम गुलाम है, और यहाँ पर मुद्रा जो चलती है वो है मॉरिशस रुपया, ठीक है। तो उसी के जो राष्ट्रीय समारोह था उसी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में। अगला क्वेश्चन होगा, मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में कितने समझौते हुए हैं? आंसर होगा 8 समझौते हुए हैं टोटल। कौन कौन से? ये देखिए मैंने यहाँ पर लिस्ट भी दिया हुआ है। लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम इस हुआ, जल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता भारत देगा वहाँ पर, राजनयिक प्रशिक्षण मतलब वहाँ के जो डिप्लोमेट्स हैं उसको भारत में ट्रेनिंग दी जाएगी, समुद्री सुरक्षा सहयोग पर बात हुई है, आर्थिक अपराधों की जांच में सहयोग करेगा भारत और वो भी करेगा मॉरिशस भी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों में दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करेंगे, प्रशासनिक सुधार और ट्रेनिंग दी जाएगी भारत के द्वारा वहाँ उनके अधिकारियों को, और समुद्री शोध और सूचना साझा किया जाएगा, दोनों देश ये काम करेंगे। अगला क्वेश्चन, कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री पद की शपथ मार्च 2025 में किसने ली? आंसर होगा मार्क कार्नी, ठीक
ठीक है, क्या नाम है, मार्क कार्नी। तो उन्होंने 14 मार्च को शपथ ले ली है और कहा कि भारत के साथ वो रिश्ता बेहतर करना चाहते हैं। एक बार कनाडा भी चलते हैं मैप के ज़रिए, प्यारा भारत है और कनाडा चलेंगे, कहाँ पर है, तो उत्तरी अमेरिका महादेश में है। ठीक है, तो ये है कनाडा, आप देख रहे हैं अमेरिका के बगल में यहाँ यूएसए है, फिर ये कनाडा है और ये उत्तरी ध्रुव के ठीक नज़दीक है, इस तरफ है। ओके, तो इसकी जनसंख्या लगभग 4 करोड़ है। बड़े पैमाने पर भारतीय मूल के लोग रहते हैं। राजधानी ओटावा है। मुद्रा यहाँ पर कनाडाई डॉलर चलती है। ऑस्ट्रिया के नए चांसलर कौन बन गए हैं? यहाँ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं हो रही है बल्कि ऑस्ट्रिया की बात हो रही है, जो कि एक यूरोपीय देश है। आंसर क्रिश्चियन स्टॉकर। क्या नाम है? क्रिश्चियन स्टॉकर। 4 मार्च को उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। ठीक है, तो एक बार ऑस्ट्रिया भी चलते हैं मैप के ज़रिए, प्यारा भारत है, और चलते हैं कहाँ, यूरोप में। ठीक है, तो यूरोप में ये जो यूरोप आप देख रहे हैं उसी में ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ वाला, ये है ऑस्ट्रिया। ठीक है, लैंड लॉक्ड देश है, स्विट्जरलैंड के ठीक बगल में ये है ऑस्ट्रिया। मतलब चारों तरफ से ज़मीनी सीमा से दूसरे देश से घिरा हुआ है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस पड़ोसी देश ने अलगाववादी उग्रवादी समूह, मतलब किस देश में अलगाववादी उग्रवादी समूह ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया और बचाव अभियान में सेना के कई जवान मारे गए बड़े पैमाने पर? आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये स्थिति हुई है। एक और क्वेश्चन ले सकते हैं इसमें कि पाकिस्तान में किस अलगाववादी उग्रवादी समूह ने मार्च 2025 में ट्रेन को हाईजैक कर लिया और बचाव अभियान में सेना के कई जवान मारे गए? आंसर होगा बलूच लिबरेशन आर्मी, यानी BLA। ठीक है, ये होगा BLA, इसका आंसर सही होगा BLA। ठीक है, तो ये हाईजैक कर लिया था BLA ने जाफर एक्सप्रेस को। एक्सप्रेस का नाम क्या था? जाफर एक्सप्रेस। ठीक है, बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, हालांकि उसको छुड़ा लिए गए उस ट्रेन को, लेकिन उसके बावजूद। ठीक है, कहाँ पर ये हुआ है एक बार हम देखेंगे मैप के ज़रिए कि ये स्थिति कहाँ है। देखिए, तो ये जो पाकिस्तान है ना, इसी पाकिस्तान में आप इसको जूम करते हैं और यहीं पर ये वाला जो हिस्सा है ना, ये बलूचिस्तान है। और वहाँ बलूच लिबरेशन आर्मी के जो लोग हैं, यानी बलूचिस्तान के ज़्यादातर आबादी के लोग भी, वो कहते हैं कि पाकिस्तान से हमको आज़ाद करो। इनका ये कहना है कि जब अंग्रेज यहाँ से गए थे और उन्होंने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया था, तो बिना बलूच के पूछे हुए, बलूचिस्तान के जो लोग हैं इस तरफ के, उनको बलूच कहा जाता है, बिना उनके पूछे हुए इसको पाकिस्तान में मिला दिया गया था। तो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो और कहते हैं कि हमें आज़ादी मिले पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, तो जो ट्रेन है ना, उसको किस तरीके से हाईजैक किया गया था वो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। ये ट्रेन है, ये चल रही है, आगे विस्फोट होगा। एक टनल से ये ट्रेन निकली, स्पीड कम थी और ये विस्फोट हो गया। उसके बाद फिर ट्रेन रुक जाएगी और ये ट्रेन रुकी और उसके बाद फिर वहाँ पहले से जो मौजूद थे वो उसने हाईजैक कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। आप इस वीडियो के आखिरी हिस्से तक आ चुके हैं, ठीक है, तो पूरा देखते रहिए। और हाँ, आपको फिर से बताऊं कि 4 अप्रैल की सुबह 10 बजे मैराथन वीडियो देखना मत भूलिएगा। इस साल का क्वार्टरली होगा टोटल। अगला क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 15 मार्च को। और इस बार की थीम क्या है? थीम है न्याय संगत परिवर्तन के लिए सतत जीवन शैली। अगला क्वेश्चन, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को। और इस बार की थीम है हमारी नदियाँ हमारा भविष्य। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे। आंसर होगा 14 मार्च को। और इस बार की थीम है गणित, कला और रचनात्मकता, यानी मैथमेटिक्स, आर्ट एंड क्रिएटिविटी। अगला क्वेश्चन, विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 13 मार्च को मनाया जाता है। और थीम है क्या आपकी किडनी ठीक है? समय रहते पता लगाएं, किडनी के स्वास्थ्य की रक्षा करें। अगला क्वेश्चन होगा, धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है? नो स्मोकिंग डे। आंसर होगा मार्च का दूसरा बुधवार। और इस बार 2025 में ये दूसरा बुधवार आया है 12 मार्च को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो है 8 मार्च को। और थीम जो है ना, वो है सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 मार्च को मनाया जाता है। UNGA यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा या द्वारा ये घोषित है। अगला क्वेश्चन, CISF का स्थापना दिवस तो 10 मार्च को मनाया जाता है, 10 मार्च। ठीक है, तो दोस्तों ये था
फरवरी सेकेंड वीक का मैराथन करंट अफेयर्स, और इसका PDF जरूर डाउनलोड कीजिएगा आप शार्प लर्निंग ऐप पर, मेंबरशिप अगर आपने लिया हुआ है तो, या कोई कोर्स परचेज किया हुआ है तो। और फिर से रिमाइंड करा दूं, क्वार्टरली मैराथन आ रहा है जनवरी से मार्च का, 4 अप्रैल की सुबह 10 बजे मैं लाइव रहूँगा और आप भी रहेंगे। ओके, पक्का ना? ठीक है, बाय।